हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो आज हम बात करते हैं फेमेट्रोल के बारे में, इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, डोज, साइड इफ़ेक्ट्स एंड एडवाइस। सो पहला है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरीके से ये हमारी बॉडी में वर्क करता है। सो ये एक लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर है। ब्रोंको स्मूथ मसल जो होते हैं तो उनको डायलेट करता है, स्टिमुलेट करता है बीटा 2 रिसेप्टर को इन द लंग्स। लंग्स होते हैं तो उस पर बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं। इन बीटा 2 रिसेप्टर को ये क्या करता है, ये मेडिसिन जब भी हम ले लेते हैं तो वो जाके बीटा 2 रिसेप्टर पे अटैच हो जाते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, स्टिमुलेट कर लेते हैं, ताकि जो ब्रोंकल स्मूथ मसल होती है, जो हमारे ईयरवे है जो कि ईयर को लेकर जाता है लंग तक, ताकि उसको क्या कर ले, रिलैक्स करे और डायलेट करे ताकि ईयर आसानी से लंग तक जाए। सो ये कहता है रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकल स्मूथ मसल। ब्रोंकल स्मूथ मसल की रिलैक्सेशन करते हैं, ईयरवे को क्या कर लेते हैं, इसको रिलैक्स कर लेते हैं और डायलेट कर लेते हैं ताकि ईयर आसानी से लंग तक जाए, यानी ब्रोंको डायलेशन काज करता है। सो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरीके से हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। फेमेट्रोल के यूजेस के बारे में आप पढ़ते हैं कि इस फेमेट्रोल को हम कब यूज़ करते हैं, तो लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए यूज़ करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, एक्सरसाइज की वजह से अगर ब्रोंकोस्पाज्म होती है तो उसकी प्रिवेंशन के लिए यूज़ करते हैं। जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले ये मेडिकेशन ले लेते हैं ताकि एक्सरसाइज के दौरान ब्रोंकोस्पाज्म ना हो। Concomitant therapy with a short-acting beta-2 agonist, inhaled or systemic corticosteroid and theophylline therapy। कंकमिटेंट थेरापी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट के साथ, इनहेल या सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड के साथ, एंटीफाइलिन थेरापी के साथ। इसके अलावा सीओपीडी जो होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये इसकी यूजेस के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके डोज के बारे में। सो अस्थमा या सीओपीडी जो होते हैं तो उसके लिए बड़ों को और बच्चे जिनकी एज 5 ईयर से ज़्यादा हो तो उन्हें 1 कैप्सूल देते हैं 12 आवर में, 12 घंटों में 1 कैप्सूल देते हैं। एरोलाइजर इन्हेलर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एक्सरसाइज इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म, एक्सरसाइज की वजह से जो ब्रोंकोस्पाज्म होती है तो उसके लिए कितना यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी 1 कैप्सूल यूज़ करते हैं। एरोलाइजर इन्हेलर 15 मिनट्स प्रायर टू एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से 15 मिनट पहले लेते हैं ताकि एक्सरसाइज के दौरान ब्रोंकोस्पाज्म ना हो। यूजिंग नेबुलाइजेशन फॉर COPD फॉर एडल्ट 20 माइक्रोग्राम ट्वाइस अ डे, नेबुलाइजेशन यूज़ करते हैं COPD के लिए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के लिए, तो उसमें 20 माइक्रोग्राम यूज़ करते हैं दिन में 2 मरतबा। ये मेडिसिन जो हैं तो ये अवेलेबल हैं 12 माइक्रोग्राम ड्राई पाउडर की फॉर्म में अवेलेबल है इन्हेलेशन के लिए, और 20 मिलीग्राम पर 2 ml इन्हेलेशन सोल्यूशन की फॉर्म में भी अवेलेबल है नेबुलाइजेशन के लिए। सो ये इसके डोज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इसकी क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। सो हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, सर चकराना है, इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती, नर्वसनेस होती है, ड्राई माउथ होता है, एंड मसल क्रैम्प्स, ट्रीमर्स एंड पल्पिटेशन होती है। सो ये है इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम पढ़ते हैं एडवाइस के बारे में कि मेडिसिन इस्तेमाल करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना होगा। कैप्सूल RF और इन्हेलेशन होनी। कैप्सूल होते हैं ये सिर्फ इन्हेलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। डू नॉट यूज़ आज स्पेसर विद द इन्हेलेशन पाउडर, इन्हेलेशन पाउडर के साथ स्पेसर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कीप द इन्हेलर ड्राई एंड नेवर वॉश इट, इन्हेलर होता है तो उसे ड्राई रखना चाहिए और उसे वॉश नहीं करना चाहिए। एंड स्टोर मेडिकेशन फीड कैप्सूल इन द ब्लस्टर, मेडिकेशन होते हैं तो उसे अपने जो उसका कैप्सूल का जो ब्लस्टर होता है तो उसके अंदर स्टोर करना चाहिए। जब इस्तेमाल करो तो उसी टाइम इस्तेमाल निकालना चाहिए, उससे पहले नहीं निकालना चाहिए। नॉट अ रिस्क्यू मेडिकेशन है, ये रिस्क्यू मेडिकेशन नहीं है, तो एक्यूट या डिटींग अस्थमा जो होते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल नहीं करते। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर इनहेल्ड और ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनहेल्ड या ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं तो उसमें ये कोई चेंजेस नहीं लेते। तो अगर इनहेल्ड या ऑरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी डोज होता है तो उसको इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए। इफ़ अस्थमा सिम्टम वर्स इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग इट, अगर इसके इस्तेमाल से अस्थमा के सिम्टम और भी ज़्यादा हो रहे हो तो मेडिसिन को स्टॉप करना चाहिए और फ़ौरन हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बता देना चाहिए। इफ़ नो लॉन्गर सीम्स टू कंट्रोल अस्थमा सिम्टम, या अगर अस्थमा के सिम्टम जो होते हैं वो कंट्रोल ना हो रही हो इस मेडिसिन से, तो तभी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ रब्ता करना चाहिए। सो ये है फेमेट्रोल के बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।